हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या है। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज को हमने ऐसे डिफ़ाइन किया था, अगर हमारे पास में कोई भी दो चार्जेस हैं और उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो ये जो डिस्टेंस r है ये इन चार्जेस की साइज़ से बहुत ज़्यादा होगा। जब भी ऐसा होता है, वेन एवर r इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कंपेयर टू द लीनियर साइज ऑफ चार्जेस, उस केस में हमारे जो पॉइंट चार्जेस हैं वो पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं और इसीलिए इनका नाम पड़ा है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट यानी क्या होता है? बहुत छोटा। किससे छोटा? जो डिस्टेंस हमने लिया है उसके मुकाबले ये बहुत छोटा है। ऐसे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज Q है, ये रहा। इसको हमने कन्वीनियंसी के लिए ओरिजिन पे लिया है और एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है एट पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P है, इस पे टेस्ट चार्ज लेने का कारण है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, टेस्ट चार्ज इज़ द चार्ज विच इज़ यूज टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज। अभी मेरा सोर्स चार्ज क्या है? ये रहा पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज मेरा सोर्स चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जो P पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत होती है। और टेस्ट चार्ज की कंडीशन क्या है कि ये एक ऐसा चार्ज है, Q0 एक ऐसा चार्ज है जो पॉजिटिव भी है और बहुत छोटा है। इट इज़ वैनिशिंगली स्मॉल। ये हमने पढ़ा हुआ है। वैनिशिंगली स्मॉल का मतलब क्या होता है? इतना छोटा कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरी इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा जो पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं होनी चाहिए और ये अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। यही कारण है कि मैंने मेरा टेस्ट चार्ज जो है बहुत छोटा लेता हूँ और ये टेस्ट चार्ज मैंने पॉइंट P पे रखा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं देखूं कि इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इस टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के मुकाबले हमें लेना है। तो ओरिजिन के रेफरेंस में लेट अस से इट इज़ एट r डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये r है और इस पे अब एक फोर्स लग रहा होगा, और ये क्योंकि Q मेरा पॉजिटिव है तो मेरा जो फोर्स है वो रिपल्सिव लगता है। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और Q0 जो टेस्ट चार्ज है वो भी आपको पता है यूनिट पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मेरा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से। तो ये फोर्स मैं फर्स्ट फाइंड आउट करता हूँ कि कूलम्स लॉ से ये फोर्स कितना है। उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो उसकी मदद से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये तो हुआ तरीका। आइए अब देखते हैं कि हमने इसको कैसे किया है। सो ये आपका डायग्राम है। इसमें आपने इस तरीके से पॉइंट चार्ज ले लिया है। तो अब व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P। सो फोर्स इज डिफाइंड बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने क्या बताया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्शन उसकी r यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर से मतलब है कि ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ये मेरा हो गया फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P। कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। मुझे वहीं पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना। ओके, अब अगर मैं दोनों तरफ ये जो Q0 है इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो मेरे पास आता है F अपॉन Q0 इज इक्वल टू K टाइम्स Q अपॉन R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है? तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो मैं ये सेकंड इक्वेशन का RHS देखूं और फर्स्ट इक्वेशन का LHS देखूं, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्वल होगी K टाइम्स Q अपॉन R स्क्वायर एंड
यूनिट वेक्टर आर। ओके, तो इसको जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास में इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। तो ये देखिए, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर। अच्छा, यूनिट वेक्टर आर को कैसे डिफाइन किया था हमने? यूनिट वेक्टर आर को 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था। यूनिट वेक्टर इज एक्चुअली व्हाट? द वेक्टर इटसेल्फ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आए, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ऑल राइट, तो जब आप यहाँ पर इसके अंदर पुट करोगे वैल्यू, इसकी जगह पे आपको रखना है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास में जो मुझे मिलता है वो है आर क्यूब। ओके, और ये यूनिट वेक्टर को अब मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। के क्या है? के आपको पता है ये कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये है हमारा कूलम्स कांस्टेंट। ओके, सो ये कूलम्स कांस्टेंट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कब होता है? जब हमारी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है। अगर हमारी ये जो परमिटिविटी वैक्यूम के अंदर फाइंड आउट करना है तो उसके केस में मैं एप्सिलॉन नॉट लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ मीडियम, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ वैक्यूम। सो वापस देखें, मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है? मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट वेक्टर को छोड़ दो, तो मीडियम में मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसी तरीके से वैक्यूम में जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? ये आप लोगों को पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और इसकी यूनिट भी याद रखनी है आपको। यूनिट कितनी है? c² n⁻⁻1 एंड m⁻⁻2। ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एनीवे, आप यहाँ डायरेक्ट ऐसा अगर क्वेश्चन में आता है कि वैक्यूम की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप k की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और वो है 9 × 10⁹। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। सो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है वो मैग्नीट्यूड उसका कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड याद रखना है, ये है वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम होता है तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें नोट करने हैं। जब भी हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, व्हेनेवर आवर क्यू जो कि पॉइंट चार्ज है, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब है? ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो इसके लिए हमने कल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? इट विल बी एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से किस तरफ जाती है? बाहर की तरफ जाती है, रेडियली आउटवर्ड। देख रहे हो, ये रेडियली आउटवर्ड, ये हमारा इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की बाहर की तरफ आएगी। एनीवे, व्हेन आवर क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी क्यू मेरा क्या है? नेगेटिव है। जब मेरा क्यू नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑफ कोर्स हमने देखा था, जब व्हेनेवर क्यू इज़ नेगेटिव तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या सी होंगी? रेडियली इनवर्ड्स होंगी। तो ये हमने कल देखा था। उसी तरीके से पॉइंट चार्ज में भी सेम एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी। तो हमारे पास में रिलेशन आया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमने मैग्नीट्यूड चेक किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था? के टाइम्स के। मीडियम के लिए मैं कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि कूलम्स कांस्टेंट है। मीडियम के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और वैक्यूम के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एनीवे, सो के इज़ ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड इसका कितना आया था? पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी वेक्टर नहीं ले रहा हूँ। पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? आर क्या है? R is the distance between the point charge to the test charge, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस।
ये अभी मैंने पीछे निकाला था मेरी इक्वेशन में। सो एनीवे वहाँ से मुझे मालूम पड़ता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल है 1/r²। 1/r² का मतलब है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। तो अगर मेरा ग्राफ मैं बनाऊं ई और r² के अंदर, ई और r² के अंदर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मुझे जो मेरा ग्राफ मिलता है वो इस तरीके से मिलेगा। ऑलराइट, इसका क्या कारण है? क्योंकि r² यानी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ती जाती है, अगर मेरा r कम होता जाएगा, r² कम होता जाएगा, इसी तरीके से मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होते जाएगी, इट विल रिड्यूस, अगर मेरा r² क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अब इस ग्राफ को समझें, ये जो मेरा r² है इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे r² बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? बहुत जल्दी जल्दी कम होती जा रही है। तो मेरा जो ग्राफ मिला है E वर्सेस r² कर्व, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री, जैसा कि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज ए स्फेरिकल सिमेट्री। अगर मेरा जो मेरा जो पॉइंट चार्ज है वो Q है, तो स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब है अगर इसके चारों ओर एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, उस स्फीयर का रेडियस r है, तो उस केस में स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम होगी। ये आपने कल भी पढ़ा था। तो हर एक पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, जिसे मैं कहता हूँ स्फेरिकल सिमेट्री। अच्छा, इसी के साथ मैं आगे और कहना चाहूँगा, अगर इसके बाहर एक बड़ा स्फीयर ले लिया तो हर एक पॉइंट पर इस वाले के भी हर एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? सेम होगी। पर याद जो रखना है वो ये है कि ये मेरा एक पहला सर्कल था, पहला स्फीयर था, और ये मेरा दूसरा स्फीयर था। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 से बोलता हूँ और अंदर वाली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 से बोलता हूँ, तो मुझे नेचुरल है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ हो रहा है, तो E2 क्या होगा? E2 विल बी लेस एज कंपेयर टू E1। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि इट फॉलोज द स्फेरिकल सिमेट्री। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अभी मैंने E और r² के बीच में कर्व देखा था, पर अगर मुझे कर्व बनाना हो, मेरा जो ग्राफ बनाना हो E और 1/r² के आए, तो आप इधर देखो, मुझे ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ओके, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये 1/r² जो है कोई कांस्टेंट है c, तो मैं इसको इस जगह पुट कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू c। अगर प्रोपोर्शनल है c का, इसका मतलब ये होता है E इज़ प्रोपोर्शनल टू c। इसका मतलब होता है कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है तो मेरा ये कांस्टेंट भी बढ़ना चाहिए। पर ये कांस्टेंट किसके इक्वल है? 1/r² के इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा अगर ये कांस्टेंट मेरा कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा अगर ये मेरा कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो इसका सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमको मिल जाता है। तो हमारे पास में जो कर्व आता है इस केस में वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो ये याद रखना है, जब मुझे E वर्सेस 1/r² का कर्व बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा, और E वर्सेस r² का अगर मुझे कर्व बनाना होता है तो वो मैंने देखा है कि वो किस तरीके से था? इस तरीके से। तो ये दोनों कर्व आपको याद रखने हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ r। ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपोनेंट्स हों r के तो उस केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझें कि कंपोनेंट से क्या मतलब है। तो उसके लिए हम एक डायग्राम याद करें। हमारे पास में डायग्राम कुछ इस तरीके से था कि हमारा जो पॉइंट चार्ज था वो लोकेटेड है ओरिजिन पे, है ना, और जो टेस्ट चार्ज है वो लोकेटेड है एट पॉइंट P पे। तो इन दोनों के, एक सेकेंड वापस बना लेता हूँ, आप इस तरीके से है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस जो है ये है r। तो ये r क्या बता रहा है? ये r बताता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेस्ट चार्ज। ओके, तो ये एक वेक्टर है, r क्या है? एक वेक्टर है। तो अगर मुझे वेक्टर को इनके कंपोनेंट्स में लिखना है, कंपोनेंट से क्या मतलब है? ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी z एक्सिस है। तो इन टर्म्स ऑफ x y z r की वैल्यू क्या होती है? तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। r की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ x y z, r वेक्टर विल बी डिफाइंड एट x I यूनिट वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर, z एंड k यूनिट वेक्टर। ऑल राइट, तो ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, r इज इक्वल टू वॉट? r इज इक्वल टू x I एक यूनिट वेक्टर है, j यूनिट वेक्टर होगा y एक्सिस में, k यूनिट वेक्टर होगा z एक्सिस की टर्म्स में। अब मुझे याद करना है कि मैग्नीट्यूड कितना था। तो मैग्नीट्यूड मुझे पता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज़ गिवन एज आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के एडिशन का। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना हो व्हाट विल बी इक्वल टू आर, सो आर विल बी अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के। वही चीज़ यहाँ गिवन है। तो r इज इक्वल टू वॉट? x, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ ना, r इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ओरिजिनल डेफिनेशन याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था और वेक्टर के टर्म्स में वो क्या था। तो हमने पहले देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4πε q अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ मैं आर यूनिट वेक्टर की जगह मैंने आर वेक्टर लिखा हुआ है। तो नीचे आर क्यूब क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, सो इसकी वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो इस जगह पे आप आर की वैल्यू पुट करो और आर वेक्टर के जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो। तो इस को यहाँ पुट करना है। तो फाइनली मेरे पास में एक इक्वेशन 6 आ जाती है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4πε। एप्सिलॉन नॉट कब लूँगा? जब मैं वैक्यूम की बात करूँ, किस मीडियम का हो तो 1/4πε, वो अपने अकॉर्डिंगली लेना है। देन द पॉइंट चार्ज q इन ब्रैकेट्स xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2। 3/2 कहाँ से आया? देखो, r की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रेस टू, इसका रूट लेना है ना। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। रूट का मतलब होता है कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेस टू 1/2। यही होता है ना रूट का मतलब। अब ये 1/2 और ये 3, ये मिला करके क्या बन जाएंगे? 3/2। समझ आ गया? सो फाइनली जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आई इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू 1/4πε q एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2। अच्छा, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन एक्स डायरेक्शन। तो उस केस में आप क्या करोगे? ऊपर ये जो q एक्स आई वाई जे और z के ये नहीं लिखोगे, आप सिंपली क्या करोगे? 1/4πε q, और मुझे ये y और z नहीं लिखना, मुझे खाली क्या लिखना है? एक्स आई। ऑल राइट, एक्स आई डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे का आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखोगे, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल रेस टू 3/2। और ये क्या लिया मैंने? इसका x डायरेक्शन में वेक्टर लिया है। इसी तरीके से ई वाई भी फाइंड आउट कर सकते हो। ई वाई क्या होगा? इस एक्स आई की जगह पे, इस एक्स आई की जगह पे आप क्या लिख दोगे? इस जगह पे आप लिख दोगे वाई जे, है ना। इसी जगह पे आपको लिखना है वाई जे। इसी तरीके से z अगर होगा तो आपको z कंपोनेंट ले लेना है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे। थैंक यू वेरी मच। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या समझते हैं। तब तक के लिए
हैप्पी रीडिंग टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट. बाय बाय.